हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का तीसरा लेसन, कक्षा 10 का केमिस्ट्री का तीसरा लेसन, धातु एवं अधातु। ये सारे हम आपको एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर दे रहे हैं। उसमें जो पेज नंबर वाइज पेज नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था वो हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अब हम आपको अभ्यास के अंतर्गत का बताएंगे, और इसको जो समझाने वाला चीज है वो हम आपको बोर्ड के तरीके से अलग वीडियो बताते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस कोरोना महामारी को देखते हुए घर में बैठ करके अच्छी से तैयारी कर सके। और हम स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आपको ये साइंस की क्लासें उपलब्ध करवाते हैं। अगर आपको किसी 9th से लेकर के 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप नीचे लिखे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8076317021 9919425442। इन दोनों नंबरों में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, अपना नंबर और नाम, सब्जेक्ट, एरिया मैसेज कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्या है। अध्याय तीसरा, धातु एवं अधातु के जो पेज नंबर वाइज क्वेश्चन थे वो हम आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं। अब हम आपको अभ्यास के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। कोई भी वीडियो देखिए, अंत तक जरूर देखिए। जब आप अंत तक देखेंगे तभी सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन क्रिया प्रदर्शित करता है? वो विकल्पीय प्रश्न है। इसका हमारा चौथा नंबर सही होगा। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु है। दूसरा नंबर है, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर। जब जिंक की परत चढ़ा देंगे तो लोहे की फ्राइंग पैन जो जंग से बचने के लिए विधि उपयुक्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है इसमें तीसरा नंबर, ये भी बहुविकल्प है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? वह तत्व कैल्शियम हो सकता है। कौन सा है? कैल्शियम। अगला है चौथा नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर टिन की बजाय जिंक का लेप होता है। जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा नंबर, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दे दिया गया है। अब इसका उपयोग करना है। पहला प्रश्न इसमें पूछेगा, इनका उपयोग कर धातु एवं धातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? तो हथौड़े की सहायता से हम धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है। क्या करेंगे? हथौड़े का उपयोग धातुओं को पीटकर हम चादरों में बदला जा सकता है, इसलिए इन्हें आघात वर्ध्य कहा जाता है। हमने पहले वीडियो में बताया है। जबकि अधातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है, जबकि अधातुओं को पीटकर चादरों में नहीं बदला जा सकता। जब हम बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तारों की सहायता से परिपथ जोड़ते हैं तो केवल धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे पता चलता है कि धातु विद्युत की चालक है, परंतु अधातु विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती हैं। बी नंबर में पूछ रहा है, धातु एवं अधातुओं के विभेदन के लिए इन परीक्षणों का उपयोगिता का आकलन कीजिए। पहले प्रयोग में पता चलता है कि आघात वर्त का गुण केवल धातुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल धातुओं में। और जबकि अधातु में यह गुण
यहाँ पे गण लिखा है, गलत है। यह गुण नहीं दिखता। इसी प्रकार से दूसरे प्रयोगानुसार पता चलता है कि अधातु विद्युत की चालक नहीं होती, जबकि धातु विद्युत की चालक होती है। क्या होती है? धातु। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। क्या पूछा है? उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, किससे? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उस क्रिया करने के बाद लवण तथा जल प्रदान करते हैं, वह उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यानी क्षार है एल्युमिनियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम क्लोराइड जब हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अम्ल। तो क्षार और अम्ल जब दोनों प्राप्त होते हैं तो वह क्रिया उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। अगला प्रश्न 7वां नंबर। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु। अगला प्रश्न है हमारा दो धातु में जो तनु हाइड्रोजन, अगला प्रश्न है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और अधातुएं जो धातुएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। दो धातुएं जो तनु अम्ल को हाइड्रोजन से विस्थापित करती हैं वह जिंक और एल्युमिनियम, और वे धातुएं हैं जो नहीं करती हैं कॉपर और मरकरी यानी पारा। अगला 8वां नंबर का प्रश्न है हमारा 8वां नंबर में पूछा है किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड कैथोड अपघटक किसे बनाएंगे? विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु M को एनोड और शुद्ध धातु M की पतली परत को कैथोड बनाएंगे। धातु M के लवण विलयन के विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु M जो होता है वह लवण विद्युत के विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रत्युष्ट ने सल्फर चूड़ को स्पैचुला से लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उससे उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। कैसे? गैस की क्रिया क्या होगी? प्रश्न पूछ रहा है इसमें। ये सारे सल्फर चूड़ गर्म करने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। जब सल्फर चूड़ को गर्म करेंगे तब क्या प्राप्त होगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि यह गैस इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय, क्योंकि यह गैस जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। गैस की क्रिया क्या होगी? गैस की क्रिया, और ये सूखे लिटमस पर कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि गैस जल यानी हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति में अम्लीय प्रभाव नहीं दिखाती है। जब हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति होती है तो यह अम्लीय प्रभाव नहीं दिखाती है। आर्द्र लिटमस उत्सर्जित गैस का आयन की उपस्थिति के कारण रंग बदल देती है। क्या कर देती है? लाल कर लेती है। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण अभी हमने बताया। सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर चूड़ को गर्म करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। लोहे के जंग से बचने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे के जंग से बचने के दो तरीके, पेंट लगा करके और गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट कर देंगे, कोई भी लोहे की वस्तु हो अगर उसमें हम पेंट कर देते हैं तो वह क्या होता है? वह पेंट होने के बाद उसमें जंग नहीं लगती है, और गैल्वेनीकरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं
ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो पूछ रहा है कैसे ऑक्साइड बनाती? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कारण बताइए। इसमें पूछ रहा प्लैटिनम, सोना एवं चांदी के उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका क्या कारण है? देखेंगे, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है कि इसकी धात्विक चमक जो होती है, इन धातुओं की चमक होती है जो, तथा ये आघातवर्ध एवं तन्य धातु हैं। ये कम धात्विक चमक होती है तथा ये आघातवर्ध एवं तन्य धातु हैं। ये कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जिसके कारण ये आभूषण बनाने में उपयोग की जाती हैं। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों? सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। क्या है? ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके आग उत्पन्न करती हैं। अभी हमने आपको ऊपर भी बताया कि सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार से पोटेशियम और लिथियम भी है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तीनों क्या करती हैं? आग उत्पन्न कर देती हैं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन धातुओं को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अगला है सी नंबर, एल्युमिनियम अंततः अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत आच्छादित हो जाती है, जिससे यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु की ओर अधिक क्षति होने से रक्षा करती है। इसीलिए हम एल्युमिनियम धातु से निर्मित वस्तु में संचारित नहीं होती है। इसका उच्च गलनांक होता है और अन्य धातुओं की तुलना में इनका उत्पादन मूल्य सस्ता भी होता है। इसलिए हम एल्युमिनियम के धातु के बर्तनों का उपयोग करते हैं। डी नंबर है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट, सल्फाइड, अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करना सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्कों की तुलना में क्या होता है? सरल होता है। इसलिए इसको परिवर्तित करते हैं ऑक्साइड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अब आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावित हैं? तांबे के बर्तन को नींबू या खट्टे रस से साफ इसलिए किया जाता है कि तांबे के बर्तनों पर मलिन होने पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। जब उसे खट्टे पदार्थों से धुला जाता है या साफ किया जाता है तो तांबे के बर्तनों में मलिन होने पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जो एक क्षारीय प्रकृति यौगिक है। क्या है? क्षारीय। अतः इसे नींबू एवं इमली की उपस्थिति में अम्लों की सहायता से हटाया जाता है और बर्तन क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक गुणधर्मों में धातु एवं अधातु में विभेद, यानी धातु और अधातु में अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। देखेंगे हम इसमें अंतर। धातु और अधातु में अंतर। धातु क्षारीय प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है। धातु में क्या बनाती है? क्षारीय प्रकृति में ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातु जो है अम्लीय या उदासीन प्रकृति में ऑक्साइड बनाती है। ये क्षारीय प्रकृति में, ये अम्लीय और उदासीन में। धातु ऑक्साइड से जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। धातु में तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और अधातु में तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। ये विद्युत की धनात्मक तत्व हैं और ये विद्युत की ऋणात्मक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 15 में देखेंगे, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उससे पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों से पहले जैसी चमक पैदा करने के लिए
ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने को कंगन उसे देती है, जिससे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? वह व्यक्ति एक्वारेजिया क्या है? वह व्यक्ति एक्वारेजिया का उपयोग कर रहा था, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 का अनुपात मिश्रण है, जिससे सोना चांदी जैसी धातु में धुल जाती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्रातु का नहीं। इसका कारण क्या है? कॉपर ठंडे पानी या भाप से के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, हालांकि लोहा प्रतिक्रिया करता है। भाप के साथ ही यदि गर्म पानी के टैंक स्टील यानी लोहे की मिश्र धातु से बने हैं, तो लोहा गर्म पानी से बने भाप के साथ प्रतिक्रिया करेगा और धीरे धीरे उसे क्षय कर देगा, यानी हानि पहुंचा देगा। जैसे लोहा 3Fe+4H2 भाप के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाद में बनती है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज ये थर्ड लेसन जो था, इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं हमने, जो पेज नंबर वाइज पेज नंबर प्रश्न थे और अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हमने दूसरे वीडियो में बनाए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।